इटली का एक बहुत ही शानदार शहर था पोम्पेई। 79 ईस्वी में एक दिन अचानक आसमान काला पड़ गया। माउंट वेसुवियस नाम के एक ज्वालामुखी ने कुछ ही घंटों के अंदर इस शहर का पूरा वजूद राख कर दिया। रातों रात ये शहर खौलते हुए लावे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। इसके करीब 1900 साल बाद साल 1938 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शहर की खुदाई की। राख की मोटी परतों के नीचे एक घर के खंडहर में उन्हें एक लकड़ी का संदूक मिला। उस संदूक में उन्हें जो मिला उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को चौंका दिया। इटली की उस राख में एक हाथी दांत की बेहद खूबसूरत मूर्ति दफन थी। ये मूर्ति भारतीय देवी की थी जिसे आज दुनिया पोम्पेई लक्ष्मी के नाम से जानती है। एक भारतीय मूर्ति का पहली सदी में रोम के सेंटर तक पहुंच जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह एक महान भारतीय साम्राज्य की ताकत, उनके बिछाए गए ट्रेड जालों और उनकी ग्लोबल पहुंच का सबसे पुख्ता सबूत था। एक ऐसा एम्पायर जिसने शायद पहली बार दक्कन के पठार को एक राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति में बदल दिया था। ये कहानी सातवाहन एम्पायर की है। ये कहानी है इस फैक्ट की कि कैसे समुद्र के अनजान रास्तों, पहाड़ियों पर बने टोल टैक्स प्लाजा और इंटरनेशनल ट्रेड ने भारत के पहले ट्रेड लॉर्ड्स को जन्म दिया और इतना ताकतवर बनाया कि रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा इतिहासकार प्लिनी द एल्डर लिखता है कि रोम का खजाना खाली हो रहा है। रोम की औरतें भारतीय रेशम और गहनों की दीवानी हो चुकी हैं और भारत बदले में रोम से कुछ नहीं खरीद रहा, सिर्फ शुद्ध सोना ले रहा है, पानी की तरह। आज मैं आपको दक्कन के इसी साम्राज्य यानी सातवाहन साम्राज्य की कहानी सुनाऊंगा, जिसने सिर्फ सीमाओं को नहीं जीता बल्कि व्यापार के माध्यम से भी अपनी ताकत का परचम लहराया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य, जिसने कभी भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व आते आते बिखर चुका था। अशोक की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया था। हर छोटा बड़ा कबीला और सामंत खुद को आज़ाद घोषित कर रहा था। सत्ता का केंद्र, जो सदियों से गंगा के मैदानों में था, अब पहली बार विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण भारत की ओर खिसक रहा था। इसी उथल पुथल के बीच लगभग दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सिमुक नाम के एक शासक ने सातवाहन वंश की नींव रखी। यह दक्कन में पहला बड़ा एम्पायर बनने वाला था। लेकिन दक्कन और उत्तर भारत की ज्योग्राफी में अंतर था। दक्कन में गंगा और यमुना जैसी नदियों द्वारा तैयार किए गए बहुत बड़े बड़े मैदान नहीं थे। यहाँ पर कठोर सह्याद्री की पहाड़ियाँ थी और पथरीली ज़मीन थी। यानी कि उस तरह से अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती थी दक्षिण भारत में जिस तरह से उत्तर भारत में होती थी। सातवाहनों को बहुत जल्दी समझ आ गया कि उनको रूल करने के लिए उन रास्तों को कंट्रोल करना होगा जहाँ से सिर्फ लोग नहीं बल्कि पैसा भी फ्लो करता है। अब ये रास्ते कौन से थे और पैसा कहाँ से आ रहा था? इस सवाल का जवाब भूमध्य सागर के पार छिपा हुआ था। 30 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था। इस एक जियोपॉलिटिकल इवेंट ने उस दौर को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि अब रोम के पास लाल सागर के रास्ते भारत तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता खुल गया था। इस दौर तक आते आते रोमन नाविकों ने मॉनसून की हवाओं का जो रहस्य है उसको डिकोड कर लिया था। अब उनके जहाज महीनों की बजाय हफ्तों में भारत के वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच सकते थे। रोमन एम्पायर में भारत की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और डिमांड थी। उन्हें यहाँ का हाथी दांत, मलमल और सूती कपड़े, बेशकीमती पत्थर और सबसे ज़्यादा बढ़ के मसाले चाहिए थे। रोमन किताब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के दस्तावेज बताते हैं कि भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याण और सुपारा ट्रेड के बहुत बड़े इंटरनेशनल सेंटर बन चुके थे। इन बंदरगाहों पर हर दिन दुनिया भर के जहाज लंगर डाल रहे थे। लेकिन सातवाहन राजा सिर्फ बंदरगाहों पर बैठकर टैक्स नहीं वसूल रहे थे। उनका मास्टर प्लान पहाड़ों के बीच में छिपा था। कल्याण बंदरगाह से आने वाला माल जब भारत के अंदरूनी इलाकों या राजधानी प्रतिष्ठान, जिसे आज पैठन भी कहते हैं, जब ये उसकी तरफ जाता था तो उसे वेस्टर्न घाट के संकरे और दुर्गम दर्रों से होकर गुजरना होता था। इन्हीं में से एक था नाणे घाट। सातवाहनों ने नाणे घाट चौक पॉइंट पर अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल जमा लिया। नाणे घाट को आप प्राचीन भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी समझ सकते हैं। पहाड़ों के बीच मौजूद इस दर्रे से गुजरने वाले हर ट्रेडर, हर बैलगाड़ी और हर खच्चर को टैक्स चुकाना पड़ता था।
अगर आप आज भी नाड़े घाट की गुफाओं में जाएं तो आपको पत्थर के बड़े बड़े घड़े जमीन में खुदे हुए मिलेंगे। कहानियां कहती हैं कि ये वो घड़े हैं जिनमें उस दौर के व्यापारी अपना टोल टैक्स यानी सिक्के देते थे। इस एक दर्रे से बहने वाले पैसे ने सातवाहन एम्पायर को बेहिसाब अमीर बनाया। लेकिन साम्राज्य सिर्फ पैसे से नहीं चलते, उन्हें स्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी दोनों की जरूरत होती है। सातवाहनों में इस स्थिरता और लेजिटिमेसी को बनाने का काम किया सातवाहन राजा शातकर्णी प्रथम ने और इसके साथ उनकी दूरदर्शी पत्नी रानी नागनिका ने। सातवाहनों की स्ट्रेटजी केवल तलवार के दम पर जंग जीतने की नहीं थी। वो जानते थे कि दक्कन के लोकल कबीले और महारथी यानी दक्कन की वॉरियर फैमिलीज बहुत ताकतवर है। उन्हें हराने की बजाय सातवाहनों ने उनके साथ मैरिज अलायंस बनाए और एम्पायर को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। रानी नागनिका खुद एक बहुत शक्तिशाली महारथी परिवार से आती थी। शातकर्णी प्रथम के साथ उनका विवाह दक्कन की राजनीति का मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि सातवाहन एम्पायर एक मैट्रियार्कल ढांचा था, लेकिन अगर हम और थोड़ा गहराई से देखें तो सच थोड़ा सा अलग नजर आता है। बाकी एम्पायर्स की तरह ये एम्पायर भी आज के हिसाब से कोई फेमिनिस्ट यूटोपिया नहीं था। असल में इस एम्पायर में महिलाओं की ताकत एक बेहद सोची समझी कूटनीतिक रणनीति थी। एक ऐसे एंशिएंट समाज में जहां राजा ज़्यादातर शादियां पॉलिटिकल वजहों से करते थे, उसमें माताओं के गोत्र का नाम लगाना, जैसे एग्जाम्पल के लिए गौतमी पुत्र या वासिष्ठी पुत्र, ये एक पहचान पत्र की तरह काम करता था। इससे ये क्लियर हो जाता था कि राजा को किस खास महारथी या ताकतवर मायके का मिलिट्री सपोर्ट मिला हुआ है। ध्यान से देखा जाए तो यह महिला सशक्तिकरण से ज़्यादा सत्ता के विकेंद्रीकरण और एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कोलिशन को बनाए रखने का टूल था। फिर भी इन बातों से अलग सातवाहन एम्पायर में रानियों का रुतबा नॉर्थ इंडिया के उस दौर के एम्पायर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। रानी नागनिका मोस्ट प्रोबेबली भारत के इतिहास की पहली रानी थी जिनके नाम और मुहर के सिक्के ढाले गए। जब शातकर्णी प्रथम की मृत्यु हुई तो उन्होंने साम्राज्य की बागडोर एक रीजेंट या संरक्षक के तौर पर अपने हाथों में ली और अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञों को लीड किया। एक तरह से ये दक्कन का गोल्डन पीरियड भी था। रोमन ट्रेड से आ रहे सोने और चांदी ने सातवाहन खजाने को भर दिया था। सातवाहनों का यह ट्रेड इतना एक तरफा और मुनाफे वाला था कि यह रोमन एम्पायर के लिए एक नेशनल क्राइसिस जैसा भी था। रोमन इतिहासकार और स्कॉलर प्लिनी द एल्डर बाकायदा रोते हुए इस बात पर दुख जताते हैं। उन्होंने लिखा है कि रोम की औरतें भारतीय रेशम और आभूषणों की इतनी दीवानी हो चुकी हैं कि रोम का खजाना खाली हो रहा है। असल में भारत रोम से कोई सामान नहीं खरीद रहा था, बदले में रोम का शुद्ध सोना पानी की तरह बहकर दक्कन के खजाने में जमा हो रहा था। दोस्तों, इतिहास का एक क्रूर नियम है, बेहिसाब दौलत और समृद्धि अक्सर अपने साथ विनाश के बीज लेकर आती है। सातवाहनों की इस तरक्की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विदेशी हमलावरों की नज़र जल्दी ही सातवाहनों की चमकती हुई तिजोरी और समृद्धि पर पड़ी। सिंध के रास्ते उत्तर पश्चिम भारत से जिन शकों ने भारत पर हमला किया, वो पहली सदी के आखिर तक आते आते दक्कन की ओर बढ़ने लगे। मध्य एशिया से आए हुए ये कबीले अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी जड़ें जमा चुके थे। शकों का सबसे क्रूर, सबसे चालाक और महत्वाकांक्षी शासक था नहपान। नहपान जानता था कि सातवाहनों जैसी सत्ता को जंग के मैदान में हराना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए उसने सीधी जंग लड़ने की बजाय सातवाहन इकोनॉमी की रीढ़ पर वार किया। नहपान की सेनाओं ने भड़ौच, कल्याण और सोपारा जैसे भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट और कमाऊ बंदरगाहों पर एक झटके में कब्जा कर लिया। ये देखने में आपको लगेगा कि बस कुछ शहर थे, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक नाकेबंदी थी। रोम से आने वाले जहाज जो कल तक सातवाहन बंदरगाहों पर सोना उतारते थे, अब वो नहपान के एरियाज में लंगर डालने लगे। रातों रात सातवाहनों की आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स कट गया। अब देखिए, जब पैसे आने बंद होते हैं तो वफादारी भी अपने रंग बदलने लगती है। सातवाहनों के अपने जागीरदार और लोकल सामंत, जिन्हें महाभोज कहा जाता था, वो पाला बदलकर नहपान के खेमे में जाने लगे। हालात इतने बदतर हो चुके थे, इसका सबूत हमें आज ज़मीन के नीचे दबे सिक्कों से मिलता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूमिस्मेटिस्ट शैलेंद्र भंडारे की रिसर्च बताती है कि उस दौर में सातवाहन चिन्हों वाले सिक्कों को पिघलाकर या उनके ऊपर नहपान के राज चिन्ह उकेरे जाने लगे थे। एंशिएंट वर्ल्ड में किसी राजा के सिक्के पर अपना नाम गुदवा देना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा होता था। ये एक एम्पायर के अपने ही घर में बेदखल होने की कहानी होती थी। ट्रेड रास्ते कट गए थे, जिससे सातवाहन सिकुड़कर सिर्फ गोदावरी नदी के बेसिन तक सीमित रह गए।
उनका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ढहने की कगार पर था। ऐसा लगने लगा कि दक्कन का पहला महान साम्राज्य अब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन तभी एक ऐसे आदमी ने सातवाहनों की सत्ता संभाली जिसने इतिहास के इस नैरेटिव को पलट कर रख दिया। इनका नाम था गौतमी पुत्र शातकर्णी। शातकर्णी जब राजा बने तब खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। पुराने ज़्यादातर सामान धोखा दे चुके थे और उनका सबसे बड़ा दुश्मन नहपान एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी का मालिक बन गया था। लेकिन गौतमी पुत्र ने नहपान को बुरी तरीके से हरा दिया। उनकी इस जीत को लेकर जैन और दक्कनी लोक कथाओं में एक बहुत ही मशहूर किंवदंती चलती है। कहा जाता है कि शालिवाहन नाम के एक अनाथ कुम्हार के लड़के ने मिट्टी के खिलौनों की एक बहुत बड़ी सेना बनाई, उन पर जादुई अमृत छिड़क कर उसे जिंदा कर दिया, जिससे उन्होंने शकों को हरा दिया। अब सुनने में मिट्टी की सेना की कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन रियलिटी आपको इससे भी ज़्यादा हैरान कर देगी। असल में ये कोई जादू नहीं था। मिट्टी की सेना एक मेटाफर था। गौतमी पुत्र ने नहपान के खिलाफ कोई बड़ी सेना नहीं खड़ी की, बल्कि इन्होंने दक्कन के आम किसानों, आदिवासियों, चरावाहों और मिट्टी से जुड़े निचले तबके के लोगों को एकजुट किया और एक ऐसा महासंघ तैयार किया जिसने एलीट शकों के खिलाफ जमीनी विद्रोह किया। सह्याद्री की घनी पहाड़ियों और जंगलों में गौतमी पुत्र ने छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। भारी भरकम हथियारों से लैस शक सेना दक्कन के उबड़ खाबड़ रास्तों पर कमजोर पड़ने लगी। लगभग 78 ईस्वी के आसपास गौतमी पुत्र की इस मिट्टी की सेना ने नहपान के एम्पायर पर ऐसी भयानक लड़ाई लड़ी कि पश्चिमी शकों की कमर टूट गई। नहपान और उसके परिवार के कई लोग मारे गए। नासिक की गुफाओं के शिलालेख इस घटना को बहुत ही प्राउड के साथ एक ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ गौतमी पुत्र को एक उपाधि दी गई है, शक यवन पल्लव निसूदन, यानी शकों, इंडो ग्रीक और पार्थियनों का सर्वनाश करने वाला। गौतमी पुत्र ने अपना बदला बहुत बारीकी से लिया। उसने नहपान के पूरे खजाने पर कब्जा कर लिया और जोगल थेम्बी नाम की जगह पर नहपान के हजारों सिक्कों पर वापस अपना नाम और राज चिन्ह गुदवा दिया। ये सातवाहनों का खोया हुआ सम्मान वापस हासिल करने का सबसे क्रूर और शानदार तरीका था। गौतमी पुत्र की इस जीत ने दक्कन में एक नए कल्चरल और इकोनॉमिक गोल्डन पीरियड की शुरुआत की। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, इतिहास में कुछ भी पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। हम अक्सर इतिहास को एक हीरो के जीतने पर ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में जियोपॉलिटिक्स कभी ख़त्म नहीं होती। सत्ता का जो बैलेंस है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता और जीत का जो जश्न है वो अक्सर बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। गौतमी पुत्र के आखिरी दिनों में सातवाहन एम्पायर में कई ऐसी बातें हुई जो अपने आप में मिस्ट्री हैं। जैसे कि नासिक की गुफा संख्या 3 में एक प्रसिद्ध शिलालेख है। ये शिलालेख गौतमी पुत्र की असीम महानता का बखान करता है। असल में माना जाता है कि ये शिलालेख उनके जीवित रहते नहीं बल्कि उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया। इसमें बलश्री को जीव सुता यानी जीवित बेटे वाली माँ कहा गया है। अब यहाँ पर एक डार्क थ्योरी सामने आती है। इतिहासकार डीसी सरकार का मानना है कि ये शिलालेख शायद उस दौर में लिखवाया गया जब गौतमी पुत्र किसी बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे या मृत्युशैया पर थे। साम्राज्य को असल मायनों में उस वक्त उनकी बूढ़ी माँ और उनके बेटे पुलुमावी द्वारा पीछे से रूल किया जा रहा था। इस कमजोरी को छिपाने और विरोधियों को डराने के लिए ही शायद ये एग्जैजरेटेड शिलालेख लिखवाया गया। हालांकि वीवी मिराशी जैसे दूसरे इतिहासकार इस डार्क थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं और मानते हैं कि यह महज एक सम्मान सूचक शब्द था। अब सच क्या है? ये शायद उन गुफाओं के पत्थरों में हमेशा के लिए दफन है। लेकिन गौतमी पुत्र की मृत्यु के बाद एक बड़े पैमाने पर सातवाहन एम्पायर में बदलाव आया। जिस तरह से गौतमी पुत्र ने नहपान को हराया था, उससे लगा कि सातवाहनों को अब कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन इतिहास इससे थोड़ा अलग दिखता है। सातवाहनों में गौतमी पुत्र के बाद उनके बेटे वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी राजा बने, तो उधर क्षत्रपों में नए राजा बने रुद्रदामन प्रथम। ये शायद प्राचीन भारत के सबसे बड़े मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। रुद्रदामन ने वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार करारी शिकस्त दी। रुद्रदामन की जीत ने सातवाहन एम्पायर को फिर से घुटनों पर ला दिया। ऐसा लगा कि अब सातवाहनों का अंत हो जाएगा, लेकिन रुद्रदामन ने असल में ऐसा नहीं किया। रुद्रदामन ने पुलुमावी को हराया जरूर, लेकिन सातवाहन एम्पायर को बर्बाद नहीं किया। अब यहाँ बड़ा सवाल है कि रुद्रदामन ने सातवाहनों को जड़ से खत्म क्यों नहीं किया? असल में कोई दया नहीं बल्कि एक गहरी डिप्लोमेसी थी। रुद्रदामन जानते थे कि दक्कन की बहुत मुश्किल ज्योग्राफी पर सीधे रूल करना बहुत मुश्किल है। उसने अपनी बेटी का विवाह पुलुमावी के भाई वाशिष्ठी शिवश्री शातकर्णी से करके सातवाहनों को एक अपमानजनक शांति और वैवाहिक जाल में बांध दिया।
ये कोई बराबरी का समझौता नहीं बल्कि सातवाहनों का एक जूनियर पार्टनर जैसा बन जाना था। पश्चिमी तट के बड़े बंदरगाह अब शकों के कंट्रोल में थे। इससे सातवाहनों की अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगा। इसी आर्थिक नाकेबंदी और मिलिट्री हार ने उन्हें अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर किया। उन्होंने वेस्टर्न घाटों के इलाकों को छोड़कर ईस्टर्न कोस्ट की तरफ यानी कृष्णा गोदावरी डेल्टा की ओर मुड़ना शुरू किया। सातवाहनों ने धान्य कटक यानी अमरावती को नया सेंटर बनाया। वेस्टर्न कोस्ट का जो पैसा कभी युद्ध के घोड़ों और किलों पर खर्च होता था, अब वो अमरावती के बड़े बड़े बौद्ध स्तूपों और कला में लगने लगा। अमरावती के भव्य स्तूप, जिन्हें बुनकरों और व्यापारियों के गिल्ड्स ने अपने चंदे से बनवाया, ये इस बात का पुख्ता सबूत थे कि पैसा अब राजा के महल से निकलकर लोकल ट्रेडर्स के हाथों में जा चुका था। लेकिन दोस्तों, यही समृद्धि इनके पतन का भी संकेत थी। जब धन और ताकत का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो राजा की सेंट्रल सत्ता कमजोर पड़ गई। तीसरी शताब्दी की शुरुआत आते आते सातवाहनों के अपने ही पुराने वफादार सामंत जैसे इक्ष्वाकु और आभीर खुद को आज़ाद घोषित करने लगे। दक्कन का ये पहला महासाम्राज्य किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि आंतरिक टुकड़ों में बंटने और सत्ता के छोटे छोटे केंद्रों के उदय की वजह से धीरे धीरे इतिहास के धुएं में ओझल हो गया। कुल मिलाकर दोस्तों, सातवाहन एम्पायर का अंत किसी बाहरी आक्रमण से नहीं बल्कि घर के भीतर से हुआ। उनके अपने सामंत जैसे कृष्णा घाटी के इक्ष्वाकु और महाराष्ट्र के आभीर सातवाहन राजाओं की कमजोरी भांप गए और उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सातवाहनों का बहुत बड़ा वजूद रातों रात छोटे छोटे रीजनल राज्यों के टुकड़ों में बिखर गया। तो आखिर में सातवाहनों का सच क्या है? ये कहानी सिर्फ एक राजवंश की हार या जीत नहीं बल्कि उस विजन की भी है जिसने पहली बार उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक मजबूत कल्चरल और इकोनॉमिक सेतु बनाया। दक्कन के इन पहले ट्रेड लॉर्ड्स ने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ तलवार की धार में नहीं बल्कि उन बंदरगाहों की गहमा गहमी और व्यापार की उन नसों में बहती है जहां से विचार और सामान गुजरते हैं। भले उनका साम्राज्य नक्शे से मिट गया, लेकिन उनके द्वारा बिछाया गया व्यापारिक जाल और अमरावती की कालजयी कला आज भी भारतीय इतिहास की नींव में जिंदा है। इतिहास को सिर्फ राजाओं की वंशावली से मत देखिए, उसे उन सिक्कों की खनक और व्यापारिक रास्तों की धूल में देखिए जिन्होंने भारत को एक ग्लोबल पहचान दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी सातवाहन एम्पायर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।